हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने ADEO एग्ज़ाम के लिए जो आपका ग्रामीण विकास पेपर मेंशन है उसमें हमने मनरेगा टॉपिक को स्टार्ट किया था। इससे पहले हमने मनरेगा का 3 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें कि पार्ट 1 जो लेक्चर नंबर 3 है, ADEO नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जो लेक्चर नंबर 3 है वो पार्ट 1 है मनरेगा का। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 और पार्ट 3 क्लियरली विजिबल है, और उसके बाद आज हम पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं मनरेगा। यदि आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, तो हमने देखा था कि हमने स्टेक होल्डर्स डिस्कस किए थे। हितधारक कौन है मनरेगा के तहत में, तो हमने सबसे पहले क्या देखा था कि वेज सीकर्स जो काम मांगने जाते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था, काम मांगने के बाद हमने ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, इन सभी के रोल को हमने कल, इनकी भूमिकाओं को कल देखा था। आज हम आगे बढ़ा रहे हैं उसी क्रम को, हितधारकों को ही। तो रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी, भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं कि जो पीओ होते हैं वो कौन है और उनकी क्या भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां हैं मनरेगा के तहत। जिसे पीओ का अर्थ होता है प्रोग्राम ऑफिसर, कार्यक्रम अधिकारी। ठीक है, तो वो कौन है, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, कहाँ बैठते हैं, उसको हम देखते हैं। तो the PO acts as a coordinator for the मनरेगा at the block level। पीओ ब्लॉक स्तर पर मनरेगा के समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं। पीओ कौन है, प्रोग्राम ऑफिसर कौन है, कार्यक्रम अधिकारी कौन है। तो कार्यक्रम अधिकारी सबसे पहले जो हमें याद करना है वो है ये कि ये ब्लॉक स्तर पर बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं, ब्लॉक लेवल में बैठते हैं। किस रूप में कार्य कर रहे होते हैं, तो मनरेगा के समन्वयक के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। कोऑर्डिनेटर फॉर मनरेगा। फिर क्या है, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीओ इज टू एंश्योर दैट एनीवन हु अप्लाइज फॉर द वर्क गेट्स एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 डेज। इनकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है, हम क्या देख रहे हैं, भूमिका एवं जिम्मेदारियां देख रहे हैं। तो भूमिका एवं जिम्मेदारियां में इनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि ये सुनिश्चित करेंगे, क्या सुनिश्चित करेंगे कि जिस किसी ने भी आवेदन दिया है उन्हें 15 दिनों के भीतर में रोजगार उपलब्ध कराया जाए। जिस किसी ने भी आवेदन दिया है उन्हें क्या होना चाहिए, 15 दिनों के भीतर में रोजगार मिल जाए। ये कौन सुनिश्चित करता है, तो ये कार्यक्रम अधिकारी सुनिश्चित करते हैं। कहाँ बैठते हैं, तो ब्लॉक स्तर पर बैठते हैं। किस रूप में कार्य कर रहे होते हैं, तो ये मनरेगा की समन्वयक के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें। और भी अन्य महत्वपूर्ण कार्य पीओ के क्या है, कार्यक्रम अधिकारी के अन्य महत्वपूर्ण क्या है, अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द पीओ। तो क्या है, कंसोलिडेटिंग आफ्टर स्क्रूटनी all project proposals received from gram panchayat into the block level and submitting it to the district panchayat for scrutiny and consolidation। क्या होता है कि कोई भी आवेदन, कोई भी प्रपोजल, किसी भी प्रकार का प्रस्ताव कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ग्राम पंचायत से स्टार्ट होता है। ग्राम पंचायत से कहाँ गया, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। कहाँ पे गया है ये, अब ब्लॉक स्तर पर गया है। ब्लॉक स्तर पर कौन बैठे हैं, तो ब्लॉक स्तर पर पीओ बैठे हैं। तो कोई भी प्रस्ताव आया उनकी समीक्षा कौन किया, पीओ किए। और उसके बाद वो कहाँ अग्रेषित करते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला पंचायत में अग्रेषित करते हैं। क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए कि ग्राम पंचायत से प्राप्त सभी परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा खंड योजना के समेकित प्रस्तावों को समीक्षा के बाद खंड योजना में समेकित कर जिला पंचायतों को समीक्षा के लिए प्रस्तुत करना। क्या है इनका महत्वपूर्ण कार्य कि जिला समीक्षा के लिए जिला पंचायत को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन पहले क्या करते हैं, स्वयं ही समीक्षा करते हैं। किसकी, जो भी परियोजना प्रस्ताव आते हैं किसके द्वारा आते हैं, तो ग्राम पंचायतों से वो प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है,
आगे देखें, आगे क्या बताया जा रहा है। आगे बताया जा रहा है मैचिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को कैसे मैच करेंगे उसको हम देखते हैं। ये कौन है, ये कार्यक्रम अधिकारी है। कहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ब्लॉक स्तर पर बैठे हैं। अब इन्हें पता है, क्या पता है कि इस ब्लॉक में ओवरऑल क्या कार्य करवाने हैं, क्या कार्य करवाने हैं, कौन सा काम करवाना है, यानी कि कितने कार्य की और कितने श्रमिकों की हमें आवश्यकता है। हम मान करके चलते कि रोड निर्माण करवाना है मनरेगा के तहत। अब ये ब्लॉक लेवल पर बैठे हुए हैं, इन्हें पता है कि रोड निर्माण में अभी हमें कितने की आवश्यकता है, कितने लोग कार्य कर रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, मैच करेंगे। किससे मैच करते हैं कि आवेदन कितने आए हैं, एप्लीकेशन हमें कितने आए हैं, हमारे पास काम कितना है, उसको मैच कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, मैचिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अराइजिंग from works within block plan with the demand for work at each ग्राम पंचायत in the block। क्या होता है, कहाँ आवेदन करते हैं, मनरेगा श्रमिक आवेदन कहाँ किए, ग्राम पंचायत में किए। ब्लॉक में क्या होती है, बहुत सारी ग्राम पंचायतों से मिलकर के तो ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, तो एम्प्लॉयमेंट ब्लॉक योजना के अंतर्गत कार्यों से उत्पन्न होने वाले रोजगार के अवसर को ब्लॉक में प्रत्येक ग्राम पंचायत में काम की मांग के साथ में मिलाना, कि कौन काम मांग रहा है और हमारे पास क्या रोजगार है उन्हें देने के लिए। यदि है तो दीजिए, क्या देंगे, कितने दिन में देंगे, तो 15 दिन के भीतर में देंगे, ठीक। फिर क्या है, ये क्या इंश्योर करते हैं कि काम की मांग का आकलन करने के लिए आधारभूत सर्वेक्षण सुनिश्चित करते हैं। आधारभूत सर्वेक्षण होना चाहिए, बेस लाइन सर्वेज होने चाहिए। ये कौन सुनिश्चित करता है, ये पीओ सुनिश्चित करते हैं, कार्यक्रम अधिकारी, प्रोग्राम ऑफिसर जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं, हम क्या करते हैं, हमें ये पता है कि मनरेगा के तहत में जो भी श्रमिकों को भुगतान किया जाता है, जो इन्हें रोजी प्रदान की जाती है, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, डायरेक्ट उनके बैंक खातों में प्रदान किया जाता है। अब डायरेक्ट बैंक खातों में उपलब्ध तो तब किया जाएगा जब उनके बैंक खाते होंगे, तो ये कार्यक्रम अधिकारी क्या करते हैं कि नए खाते खोलने और श्रमिकों को नियमित और समय पर भुगतान करने में बैंकों और डाकघरों के साथ में संपर्क साधते हैं। सभी पत्राचार और संचार के लिए ग्राम पंचायतों और ब्लॉक के साथ ब्लॉक और जिले के बीच में संपर्क स्थापित करते हैं। कौन, कार्यक्रम अधिकारी, प्रोग्राम ऑफिसर। क्या बताया गया है, लियाजन विद बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस इन ओपनिंग अप न्यू अकाउंट्स को ओपन करवाने एंड मेकिंग रेगुलर एंड टाइमली पेमेंट्स टू लेबर। उन्हें समय पर और नियमित रूप से पेमेंट मिलते रहना चाहिए। ये क्या करते हैं, ये पीओ ही सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, लियाजन बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड ब्लॉक एज ऑल्सो बिटवीन द ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट फॉर ऑल करस्पॉन्डेंस एंड कम्युनिकेशन। अब आप ये देखिए, ये बीच में है, ये बीच में बैठे हुए हैं, यहाँ पे ग्राम पंचायत है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, ये बीच में बैठे हैं, तो इनके बीच में संचार कहाँ से हो रहा है, इनके माध्यम से ही तो हो रहा है, इनके माध्यम से हो रहा है। ये वही चीज लिखा हुआ है कि बिल्कुल ये संचार साधने का कार्य करते हैं, ठीक। फिर आगे आ जाए, आगे देखते हैं हम, आगे क्या बताया जा रहा है, ऑर्गेनाइज फॉर्मल monthly meetings with civil society organization involved in facilitating मनरेगा implementation in the block। क्या करते हैं ये कि ब्लॉक में मनरेगा के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने में शामिल जो नागरिक सामाजिक संगठन होता है, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो उनके साथ ये क्या करते हैं, औपचारिक मासिक बैठकें आयोजित करते हैं। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ये क्या करते हैं, मासिक बैठकें आयोजित करते हैं, और वो क्या होनी चाहिए, औपचारिक होनी चाहिए। फॉर्मल मीटिंग्स होती है, मंथली मीटिंग्स किसकी होती है, पीओ की होती है। किसके साथ होती है, तो सीएसओ के साथ होती है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में प्रोग्राम ऑफिसर जो कि ब्लॉक लेवल में हैं, उनके साथ में मीटिंग करते हैं। मंथली मीटिंग, फॉर्मल मीटिंग, औपचारिक मासिक बैठकें करते हैं। किस लिए करते हैं, जिससे मनरेगा के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बना सके। कार्यान्वयन हो रहा है, उसको सुविधाजनक बनाने के लिए ये मंथली मीटिंग्स करते हैं,
ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, हम इतनी देर से पीओ तो देख रहे हैं, प्रोग्राम ऑफिसर, कार्यक्रम अधिकारी तो देख लिए। अब हम देखते हैं आखिरकार ये होते कौन है। हमने उनकी भूमिका देख ली, वो ये कार्य करें। आखिरकार ये कार्यक्रम अधिकारी हैं कौन, पीओ है कौन, प्रोग्राम ऑफिसर है कौन। तो ये जैसा कि हमने देखा कि ये ब्लॉक स्तर पर बैठते हैं, ब्लॉक लेवल पर बैठते हैं, तो ये एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। क्या है ये, एक कार्यकारी अधिकारी है, कहाँ के, ब्लॉक स्तर के। और ब्लॉक स्तर के कार्यकारी अधिकारी जैसे कि तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जैसे कि तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि पीओ कौन है, तो पीओ ब्लॉक स्तर पर बैठते हैं। ब्लॉक स्तर में बैठने वाले ये कौन है, तहसीलदार, या फिर हम जिन्हें बोलते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक विकास अधिकारी या तहसीलदार को ही क्या नामित किया जाता है, पीओ के रूप में उन्हें नामित कर दिया जाता है, डेजिग्नेट कर दिया जाता है कि आप मनरेगा के तहत में कार्यक्रम अधिकारी हैं, आप प्रोग्राम ऑफिसर हैं। कौन, तहसीलदार और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं और क्या बताया जा रहा है। फॉर ब्लॉक्स, ऐसे ब्लॉक, उन ब्लॉकों के लिए जहां कहीं भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन मजदूर की अधिक संख्या है, एवं जहां कहीं भी मनरेगा कार्यों की अधिक मांग है, अधिक मांग होने की जहां कहीं भी संभावना है, वहां मनरेगा के लिए प्रतिबद्ध एवं समर्पित पीओ होना चाहिए। क्या होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए, तो जहां कहीं भी ऐसे ब्लॉक स्तरों पर जहां कहीं भी हाई कंसंट्रेशन ऑफ SCs, STs, landless laborers and are likely to have more demand for मनरेगा works should have committed and dedicated PO for मनरेगा। जहां कहीं भी ऐसा प्रतीत होता है कि इस ब्लॉक स्तर पर, इस ब्लॉक में मनरेगा के तहत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन मजदूर अधिक है, साथ में ऐसा लगता है कि यहाँ पे मनरेगा के तहत अधिक आवेदन आ रहे हैं, तो वहां पे प्रतिबद्ध एवं समर्पित पीओ होना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाए हम लोग, आगे क्या बताया जा रहा है। आगे हम देखते हैं इंटरमीडिएट पंचायत क्या होता है, उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, किसकी, मध्यवर्ती पंचायतों की। तो ये इंटरमीडिएट पंचायत का क्या काम होता है, फाइनल अप्रूवल का काम होता है। किसका, क्या, अंतिम अप्रूवल, क्या करना है, अंतिम अनुमोदन के लिए जिला स्तर पर जिला पंचायत को अग्रेषित करने के लिए ब्लॉक स्तरीय योजना का अनुमोदन। अब देखिए, ग्राम पंचायत में कोई भी परियोजना आई, आगे कहाँ गई, ब्लॉक स्तर पर गए, वहां कौन बैठे हैं, पीओ बैठे हैं। वो क्या, हमने क्या देखा, अब ये कहाँ अग्रेषित करते हैं, ये जिला पंचायतों में अग्रेषित करते हैं। जिला पंचायत में अग्रेषित करने से पहले एक जो फाइनल अप्रूवल, जो अंतिम अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है, जो अंतिम अनुमोदन प्रदान करते हैं, वो है मध्यवर्ती पंचायतें, इंटरमीडिएट पंचायत। वो क्या करेंगे, जो कोई भी योजना अनुमोदन के लिए आती है ब्लॉक स्तर से, ये उन्हें अंतिम अनुमोदन प्रदान करते हैं और उसके बाद में ये किसे अग्रेषित कर देते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत को अग्रेषित कर देते हैं, जिला पंचायत को अग्रेषित करते हैं। देखिए क्या लिखा है, अप्रूव द ब्लॉक लेवल प्लान फॉर फॉरवर्डिंग इट टू द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर फाइनल अप्रूवल। अंतिम अनुमोदन किसे, कौन दे रहा है, फाइनल आखिरी किसके पास पहुंचा है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के पास पहुंचा है, उसके जस्ट पहले एक अनुमोदन की आवश्यकता है और वो कौन देता है, मध्यवर्ती पंचायत देती है। ये किस चीज को इन्होंने अनुमोदन दिया है, तो ब्लॉक स्तर से जो कोई भी आगे अग्रेषित किया गया था उसे ये अनुमोदित करते हैं, उसके बाद में ये अग्रेषित करते हैं किसे, डिस्ट्रिक्ट पंचायत को, और फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत मनरेगा के तहत में अंतिम अनुमोदन प्रदान करती है सभी योजना को। ठीक है, फिर क्या बताया जा रहा है, सुपरवाइज एंड मॉनिटर द प्रोजेक्ट्स टेकन अप एट द ग्राम पंचायत एंड ब्लॉक लेवल। ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर शुरू की गई परियोजनाओं का पर्यवेक्षण और निगरानी करने का कार्य कौन करता है, तो मध्यवर्ती पंचायतें करती हैं, इंटरमीडिएट पंचायत करते हैं। क्या करते हैं, ये सभी परियोजनाओं का पर्यवेक्षण एवं निगरानी करते हैं, सुपरवाइज और मॉनिटर करते हैं।
ठीक है, आगे देखें और क्या बताया जा रहा है। अब हम देखते हैं डीपीसी, ये डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर क्या होते हैं। डीपीसी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मनरेगा के तहत कौन है, जिला कार्यक्रम समन्वयक कौन होते हैं एवं इनके क्या कार्य होते हैं उसको हम देखते हैं। तो ये जो डीपीसी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, जिला कार्यक्रम समन्वयक, तो ये कौन है, ये the state government designate a DPC who can be either CEO of the district panchayat or district collector or any other district level officer of the appropriate rank। क्या होता है कि राज्य सरकार नामित करती है किसे, तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत में जो सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं उन्हें, या फिर जिला कलेक्टर को, या फिर इसी रैंक के बराबर कोई अन्य अधिकारी है उन्हें नामित किया जाता है। किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। किस रूप में, डीपीसी के रूप में, जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में, डिस्ट्रिक्ट पंचायत कोऑर्डिनेटर के रूप में। कौन कौन होते हैं, सीईओ है कहाँ के, तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के, या फिर कौन है, जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, या फिर इसी रैंक के कोई उपयुक्त रैंक के कोई अन्य जिला स्तर के कोई अधिकारी। ठीक है, ये सब कौन है, डीपीसी है। फिर क्या बताया गया है, तो डीपीसी का कार्य क्या है, डीपीसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम इन द डिस्ट्रिक्ट। कौन ये क्या कर रहे हैं, तो जिला में योजना के, किस योजना, मनरेगा को। ठीक है, मनरेगा के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है, डीपीसी की है। डीपीसी की क्या जिम्मेदारी है कि क्या मनरेगा जिला स्तर पर क्रियान्वित हो रहा है, क्या सही रूप से क्रियान्वित हो रहा है, तो ये कौन देखरेख कर रहा है, तो डीपीसी कर रहे हैं। उनके हम अन्य कार्य देख लेते हैं। मनरेगा में जिला कार्यक्रम समन्वयक के कार्य, फंक्शंस ऑफ डीपीसी इन मनरेगा को हम देखते हैं। सबसे पहली बात, सबमिट पीरियोडिक प्रोग्रेस एंड अपडेट्स टू स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार को आवधिक प्रगति और अद्यतन प्रस्तुत करेंगे। ये क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि ये देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर, कि मनरेगा के तहत में जो भी कार्य हो रहा है सही सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं। उसके बाद में ये किसे रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, तो राज्य सरकारों को प्रगति और अद्यतन प्रस्तुत करते हैं कि क्या अपडेट है, क्या पीरियोडिक प्रोग्रेस है, तो ये राज्य सरकारों को बताते हैं। क्यों बताते हैं, क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा ही तो ये नामित किए जाते हैं। उन्हीं ने तो इन्हें क्या किया है, डीपीसी के रूप में डेजिग्नेट किया है। फिर हम आ जाते हैं, एंश्योर दैट सोशल ऑडिट्स आर कंडक्टेड इन ऑल ग्राम पंचायत once in 6 months and ensure follow up action on social audit report। क्या करते हैं, सुनिश्चित करना कि हर 6 महीने में एक बार सभी ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण किया जाना चाहिए। ये कौन सुनिश्चित किया, तो डीपीसी सुनिश्चित किए। सामाजिक अंकेक्षण कहाँ हुआ, ग्राम पंचायत में हुआ। कब हुआ, तो हर 6 महीने में हुआ। ठीक है, साथ में सामाजिक अंकेक्षण के बाद जो कोई भी रिपोर्ट आती है उसमें क्या कोई अनुवर्ती कार्यवाही हो रही है, तो ये कौन सुनिश्चित करता है, तो ये सुनिश्चित कौन करते हैं, डीपीसी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर करते हैं। ठीक है, जिला कार्यक्रम समन्वयक करते हैं। क्या करते हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिटिंग होना चाहिए। कब होना चाहिए, तो हर 6 महीने में होना चाहिए। उसके बाद में क्या देखना है, क्या उसके बाद जो भी रिपोर्ट आई है सोशल ऑडिट की, सामाजिक अंकेक्षण की जो रिपोर्ट आई है सामने, क्या उसमें अनुवर्ती कार्यवाहियां हो रही हैं, तो इसको ये सुनिश्चित भी करते हैं, इंश्योर भी करते हैं, फॉलो अप एक्शन ऑन द सोशल ऑडिट रिपोर्ट्स। इज दैट क्लियर? आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। फिर यह सुनिश्चित करना कि जॉब कार्ड जारी करना, और क्या क्या सुनिश्चित करते हैं जॉब कार्ड जारी करना, काम के लिए आवेदनों की रिकॉर्डिंग, काम के आवंटन, वेतन पर्ची, फंड ट्रांसफर ऑर्डर, काम करने वाले से संबंधित प्रविष्टियां, मजदूरी के विलंबित भुगतान और बेरोजगारी भत्ता सहित सभी लेन देन केवल नरेगा सॉफ्ट के माध्यम से किए जाते हैं।
अब ये सुनिश्चित करेंगे कि नरेगा सॉफ्ट में ये सभी चीजें बिल्कुल फीडअप हो जाएं। आप जाइए देखिए, नरेगा सॉफ्ट में आपको सभी जानकारियां उपलब्ध मिलेंगी, आपको सभी जानकारियां आपको वहां मिल जाएंगी। क्या क्या मिलेंगी आपको जानकारियां, तो कौन वहां पे, तो कोई तो फीडअप किया है, तो सुनिश्चित कौन किया है, डीपीसी करते हैं। क्या करते हैं, ऑल ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग इशू ऑफ जॉब कार्ड्स, रिकॉर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर वर्क, allocation of work, generation of wage slips and fund transfer orders, entries relating to work performed, delayed payment of wages, unemployment allowances are made through नरेगा सॉफ्ट only। ये इंश्योर करते हैं कि ये सभी चीज़ें नरेगा सॉफ्ट के माध्यम से ही होनी चाहिए। नरेगा सॉफ्ट क्या है, तो वेब एप्लीकेशन है ये, ठीक है। आगे देखिए हम लोग, आगे क्या बताया गया है, आगे ये बताया गया है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जैसे कि अब कोई भी कार्य कंप्लीट हो गया, किसके अंतर्गत, मनरेगा के अंतर्गत कोई भी कार्य कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद कंप्लीशन, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंप्लीशन ऑफ वर्क शुड बी एंटर्ड इन नरेगा सॉफ्ट एज सून एज पॉसिबल बट इन एनी केस नो लेटर देन 2 months फ्रॉम द टाइम ऑफ फिजिकल कंप्लीशन। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका ये मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी कार्य पूर्ण हो गए हैं, ठीक। फिर हमने क्या देखा कि कौन सुनिश्चित करता है कि सभी हर चीजें, पूरे डेटा नरेगा सॉफ्ट में हो जाए, तो डीपीसी सुनिश्चित करते हैं। अब देखिए, कोई भी कार्य जब कंप्लीट हो जाता है उसकी जानकारी जल्द से जल्द नरेगा सॉफ्ट में डाल देनी चाहिए, ये बिल्कुल अवेलेबल करवा देनी चाहिए। लेकिन जल्द से जल्द को क्या बताया गया है कि कार्य पूर्ति के 2 माह के भीतर में सभी जानकारियां कि कौन से कार्य पूर्ण हो गए हैं, कार्य पूर्ण होने की सभी सूचना यथाशीघ्र नरेगा सॉफ्ट में दर्ज की जानी चाहिए 2 माह के भीतर। कितने माह के भीतर, 2 माह के भीतर ये पूरी की पूरी जानकारियां कार्य पूर्ण होने की सूचना यथाशीघ्र नरेगा सॉफ्ट में दर्ज की जाती है। यदि एग्जाम में आता है कितने माह के भीतर, कार्य पूर्ति के कितने माह के भीतर नरेगा सॉफ्ट में जानकारियां उपलब्ध करा दी जाती है, तो वो है 2 माह के भीतर, ठीक है। आगे देखते हैं, यह सुनिश्चित करें कि पंचायतों सहित कार्यान्वयन एजेंसियों और जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा प्राप्त सभी धनराशि ऐसी निधियों की प्राप्ति 2 दिनों के भीतर नरेगा सॉफ्ट में डाल दी जाए। अब हम देखते हैं कि कोई भी अब रोड बनवाने का कार्य है, रोड बनाना है। अब रोड बनाने के लिए निधियों की तो आवश्यकता है, फंड की आवश्यकता है, तो वो क्या होता है, किसे मिलता है, तो पंचायतों सहित कार्यान्वयन एजेंसियों एवं जिला स्तर के अधिकारियों को फंड धनराशि आती है। अब ये धनराशि कितनी आई, कौन से कार्य के लिए आई, इसकी पूरी जानकारी क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। तो पारदर्शिता के लिए उसे कहाँ डाला जाता है, तो नरेगा सॉफ्ट में डाल दिया जाता है। लेकिन ये सभी जानकारियां, ये जो निधियां प्राप्त हुई हैं उसके कितने दिन के भीतर, तो 2 दिनों के भीतर ये सभी जानकारियां उपलब्ध करवा दी जाती हैं नरेगा सॉफ्ट में, कि कितनी निधियां प्राप्त हुई हैं, कितने फंड आए हैं कोई भी कार्य के लिए नरेगा के अंतर्गत। ensuring that all funds received by implementing agencies, district level authorities including panchayats are posted in narega soft no later than 2 days of receipt of such funds। उसकी रसीद प्राप्ति के, निधि प्राप्ति के जो धनराशि जो भी प्राप्त करेंगे उसके 2 दिनों के भीतर में नरेगा सॉफ्ट में वो जानकारी उपलब्ध करवा देनी है। यह सुनिश्चित कौन किया, तो ये सुनिश्चित किए हैं डीपीसी। कार्य पूर्ण होने के 2 महीने के भीतर, निधियां प्राप्त, धनराशि प्राप्त होने के 2 दिनों के भीतर, ठीक है। आगे बढ़ जाए हम लोग, आगे क्या बताया जा रहा है इसमें। अब हम देखते हैं कि स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल के क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या रोल्स हैं, क्या भूमिकाएं हैं, किसकी, तो राज्य रोजगार गारंटी परिषद की। ये सब हम ये क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमने कल के लेक्चर में की स्टेक होल्डर्स देखे मनरेगा के तहत कौन कौन हितधारक हैं,
उसके तहत में हम इन्हें देख रहे हैं। ठीक है, तो स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल, राज्य रोजगार गारंटी परिषद की क्या भूमिकाएं हैं मनरेगा के तहत, हम उसको देखते हैं। तो एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। ये क्या करते हैं? स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल CEGC राज्य सरकारों को योजना के कार्यान्वयन पर सलाह देते हैं। क्या करते हैं? सलाह देते हैं। सलाह देने का कार्य कौन किया? ये परिषद करते हैं। फिर क्या है? प्रिपेयर द एनुअल रिपोर्ट। क्या करते हैं? वार्षिक रिपोर्ट को बनाते हैं। प्रिपेयर द एनुअल रिपोर्ट टू बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकारों द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते हैं। अब एग्जाम में आएगा कि क्या आएगा? यदि आता है कि जो वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है योजना का, वो कौन तैयार करता है, तो हमें क्या याद रखना है? स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल, राज्य रोजगार गारंटी परिषद। कौन रिपोर्ट, कैसे रिपोर्ट बनाते हैं? वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं। किसे देते हैं? राज्य सरकारों को देते हैं। और राज्य सरकारें क्या करती हैं? विधानमंडल के समक्ष उसे प्रस्तुत करती हैं। प्रस्तुत करने का कार्य किसका है? राज्य सरकारों का है। ये भूल मत जाना कि कहीं गवर्नर और हाईकोर्ट इस तरह से ऑप्शन में यदि आया है तो बिल्कुल आपको ये ध्यान ये रखना है कि राज्य सरकार हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि राज्य सरकारें ही विधानमंडल के समक्ष में ये वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करती हैं, जो कि तैयार कौन किया रहता है? तो स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल, राज्य रोजगार गारंटी परिषद तैयार करते हैं। ठीक है, फिर हम आगे आ जाते हैं कि राज्य सरकारों की क्या भूमिका है मनरेगा के तहत। राज्य सरकारों की क्या भूमिका है? व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अंडर मनरेगा, नरेगा। देखते हैं हम, डेवलप एंड नोटिफाई द रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये जो राज्य के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को विकसित और अधिसूचित करने का कार्य किसका है? राज्य सरकारों का है। अब ये गारंटी योजना क्या है बताइए? नरेगा ही तो है। देखिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और वी कैन से नेशनल रूरल NREGS, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। देखिए वही है ना, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उसे कौन डेवलप और नोटिफाई कर रहा है? राज्य सरकारें कर रही हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में ये पूरा लिख दिया गया है, लेकिन हमें क्या करना है? समझना है क्या लिखा है यहाँ पे, कि इसी को तो मनरेगा के तहत में हम देख रहे हैं, तो कौन इसको अधिसूचित एवं विकसित करेगा? तो राज्य सरकारें करेंगी। फिर क्या दिया है? सेटअप द SEGC, जो स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल है, राज्य रोजगार गारंटी परिषद है, उनकी स्थापना कौन करता है? राज्य सरकारें करती हैं। राज्य सरकारें स्थापना की, तभी तो ये राज्य सरकारों को सलाह देते हैं एवं इन्हीं को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इनकी स्थापना कौन कर रहा है? तो इनकी स्थापना का कार्य राज्य सरकारों का है। फिर क्या बताया गया है? एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड। क्या करते हैं? राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना एवं संचालन करते हैं। किसकी? राज्य रोजगार गारंटी कोष, SEGF, स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड। कौन बनाया? राज्य सरकारें बनाई। संचालित कौन किया? राज्य सरकारें कर रही होती हैं। ठीक, फिर हम आगे आ जाते हैं किसकी, अब देखें, अब हम क्या देखें, नेक्स्ट स्टेक होल्डर हमारा क्या है? CEGC। जैसे हमने SEGC देखा, SEGC हमने देखा, अब हम आ जाते हैं CEGC, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल, केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद, केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद। SEGC की स्थापना कौन किया? राज्य सरकारें की। अब CEGC की स्थापना कौन करेगा? केंद्र सरकारें करेंगी। फिर क्या बताया गया? एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ऑल द मैटर्स कंसर्निंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। उन्होंने किसको अपने सलाह दे रहे थे? तो वो राज्य सरकारों को दे रहे थे। ये किसको देंगे? तो ये केंद्र सरकारों को दे रहे हैं, केंद्र सरकारों को देंगे। फिर वो क्या कर रहे थे? एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। किसे
दे रहे थे तो राज्य सरकारों को दे रहे थे, ये क्या करेंगे, एनुअल रिपोर्ट बनाएंगे और केंद्र सरकार को देंगे। केंद्र सरकार किसके समक्ष प्रस्तुत करेंगी, तो पार्लियामेंट के समक्ष। वो राज्य सरकारें किसके समक्ष प्रस्तुत कर रही थी, विधानमंडल के समक्ष। ये केंद्र सरकारें किसके समक्ष प्रस्तुत करेंगी, तो संसद के समक्ष में प्रस्तुत करती हैं। क्या रिपोर्ट, कौन सी वार्षिक रिपोर्ट, बनाया कौन, तो CEGC बना करके दे रहे हैं। कौन सी रिपोर्ट है, तो जो भी ये योजना है, जो कार्यान्वयन क्या क्या उसमें हुआ है, प्रोग्रेस क्या है, इसकी रिपोर्ट जो बनाई जाती है वो ही रिपोर्ट ये बनाने का कार्य करते हैं CEGC। अब हम आ जाते हैं कि जिस तरह से हमने देखा राज्य सरकारों की क्या भूमिका है, अब हम देखते हैं केंद्र सरकार की क्या भूमिका है। लेकिन केंद्र सरकार के अंतर्गत कौन आ जाते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय की क्या भूमिका एवं जिम्मेदारियां हैं। क्यों, क्योंकि मनरेगा को कौन पूरा इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन है, कौन कर रहा है, कौन चलाया है, इसको स्टार्ट कौन किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो हम किसकी भूमिका देखेंगे, केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय की भूमिका देखेंगे। ठीक है, तो हमने ये देखा कि SEGC की स्थापना कौन किया, राज्य सरकारें की। तो CEGC की स्थापना कौन करेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करेगी। कौन करेगी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट द CEGC एंड ऑर्गेनाइज मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल। उन्होंने स्थापना किया एवं जो मीटिंग होगी तो कौन अब करवा रहा है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय करवा रही हैं। फिर क्या होगा, सेटअप एंड ऑपरेट नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड। वो क्या कर रहे थे, स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड राज्य वाला कर रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष की स्थापना एवं संचालन कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े, और क्या बताया जा रहा है, सेटअप नेशनल मैनेजमेंट टीम। अब क्या कर रहे हैं, अब ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का और क्या काम है मनरेगा के तहत, तो मनरेगा के तहत राष्ट्रीय स्तर के कार्यों को करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के भीतर में राष्ट्रीय प्रबंधन दल की स्थापना की जाती है। क्या की जाती है, किसके अंतर्गत है, तो जो रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ग्रामीण विकास विभाग है, उसके अंतर्गत राष्ट्रीय प्रबंधन दल की स्थापना होती है। किस लिए होती है, तो मनरेगा में किस तरह से जो कोई भी कार्य हो रहे हैं उसके लिए होती है। मनरेगा के तहत राष्ट्रीय स्तर के कार्यों को करने के लिए नेशनल मैनेजमेंट टीम की स्थापना होती है। कहाँ होती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में होती है। ठीक, फिर क्या है, मेक बजटरी एलोकेशन एंड एंश्योर टाइमली रिलीज ऑफ सेंट्रल शेयर। क्या होता है, बजटीय आवंटन करना और केंद्रीय हिस्से को समय पर जारी करना सुनिश्चित करते हैं। कौन, ग्रामीण विकास मंत्रालय। बजट में आवंटन किया जाता है, अब वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जारी किया जा रहा है, कितनी राशि जारी की जा रही है, ये सब कौन सुनिश्चित कर रहा है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय सुनिश्चित कर रहे होते हैं। ठीक, फिर हम आ जाते हैं मेंटेन एंड ऑपरेट द MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है फुल फॉर्म, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या होता है, ये पारदर्शिता के लिए ये रहता है। इसमें क्या होता है, ये इसमें सभी जानकारियां उपलब्ध होती हैं। क्या जानकारियां, मस्टर रोल की जानकारी। मस्टर रोल हमने कल देखा था, क्या देखा था कि मस्टर रोल क्या है, ये अटेंडेंस पुस्तिका होती है। फिर मस्टर रोल, जॉब कार्ड्स, क्या कौन सा वेज दिया जा रहा है, यानी कि पेमेंट ऑफ वेजेस, यानी कि भुगतान किया जा रहा है, किस तरह से कार्य हो रहे हैं, कौन से कार्य पूर्ण हो गए हैं, ये पूरी जानकारियां कहाँ है, MIS में उपलब्ध होती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में उपलब्ध होती है। पारदर्शिता के दृष्टिकोण से ये लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो मेंटेन और ऑपरेट कौन कर रहा है, तो वो कौन कर रहा होता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। आप ग्रामीण विकास मंत्रालय की साइट में जाकर के देखिए, आपको ये मिल जाएगा, बिल्कुल आपको जानकारी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी लिखा है तो केवल लिखने के लिए, बिल्कुल ये जानकारियां आपको वहां पे उपलब्ध हो जाएंगी। मस्टर रोल, जॉब कार्ड्स, फिर वेज कितने दिए जा रहे हैं, एक्टिव वर्क्स कितने, ये सभी जानकारियां आपको वहां पे ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट्स में अवेलेबल है। क्यों, क्योंकि उन्होंने इसे मेंटेन किया है। वो क्या कर रहे हैं, इसको सबको मेंटेन कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। वो कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर डेटा को पकड़ने और ट्रैक करने के लिए
MIS को बनाए रखना और संचालित करना और प्रदर्शन संकेतों को एक सेट के माध्यम से संसाधनों के उपयोग का आकलन करना। ये तो उसके बारे में बता दिया गया कि MIS क्या करता है, कि डेटा को ट्रैक करता है कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होता है, कि रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है। ये तो उसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? हमें क्या जानना है कि MIS को मेंटेन और ऑपरेट कौन कर रहा होता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहीं पे ये लेक्चर को एंड करते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट पार्ट हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है मनरेगा। मनरेगा तो बड़ा टॉपिक है, मनरेगा अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है कि इसमें काफ़ी कुछ जानने के लिए है। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको लगता है कि आपके प्रिपरेशन में ये हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।